हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, हमारे चैनल सबा स्वीट वॉइस में आप सबका वेलकम। दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अपनी कहानी आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। स्वाति आज बेड पर लेटी पड़ी थी। उसे महीनों के उन दिनों में न जाने क्या हो जाता था। पूरे शरीर में सुस्ती, दर्द, चक्कर आना, ये सब तो आम सी बात हो जाती। ऊपर से उसे चिढ़न इतनी होती कि पूछो ही मत। आज स्वाति की ननद रेनू भी आने वाली है। वह स्वाति के पति नवीन से बड़ी है, इसलिए घर में उनकी ज़्यादा चलती थी। सासू माँ कमला जी भी अपनी बेटी की हर बात को तुरंत पूरा करती थी। दरवाजे की घंटी बजती, रेनू दीदी मायके पहुंच गई। अब शुरू होगा स्वाति की सासू माँ का पुत्री पुरातन। कमला देवी चिल्लाते हुए स्वाति के कमरे में आती हैं, बड़बड़ाना शुरू कर देती हैं। बहू, क्या है ये सब? क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने? तुम्हें दिखता नहीं है कि रेनू ननद आई हुई है? यहाँ बिस्तर पर मत तोड़ो, जाओ चाय नाश्ते का प्रबंध करो। बेचारी मेरी बेटी इतनी गर्मी में भी अपनी माँ से मिलने आ रही है, तुम्हें ज़रा भी लाज नहीं है? उठकर रेनू के पैर छू लो। हाय रे, कब सुधरेगी? ऐसा कहकर उन्हों किस्मत। पता नहीं आजकल की बहुओं को बस अपने कमरे में घुसने का बहाना चाहिए, कहती हुई कमला देवी कमरे के दरवाजे तक पहुंची है। स्वाति अपना पल्लू संभालते हुए उठती है और कहती है, उठ रही हूँ माँ जी, सुबह से चक्कर आ रहे थे। कमला देवी ने कहा, ज़्यादा नाटक ना किए दिखाओ। स्वाति, खूब समझती हूँ ये सब बहुओं के चोचले, पर याद रखो ये सब बहाने मेरे साथ नहीं चलेंगे। शाम तक दामाद जी भी आ जाएंगे। उठो, अब हद है। बिल्कुल स्वाति जान चुकी थी कि अब कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सासू माँ वही समझेंगी जो वो समझना चाहती हैं। चलो छोड़ो। वह उठ ही जाती है। जैसे तैसे सिर पकड़े वह उठती है, सिर पर पल्लू रख कर बाहर आती है और रेनू दीदी के पैर छूती है। रेनू ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और ताने का एक बाण चला दिया। क्यों भाभी, नींद पर काबू नहीं रहता है क्या? मायका नहीं है ये तुम्हारा, ससुराल है। 6 महीने हो गए हैं तुम्हें अपने ससुराल में आए और अभी भी तुम वैसे ही हरकतें करती हो, सुधरी नहीं हो। अब तो समय पे सोया जगा करो। वह चुपचाप सुनती रही, बोल भी क्या सकती थी? नई बहू को बोलने का अधिकार थोड़ी ना होता है। वह भी नंद और सास के सामने वह मुस्कुराई और अंदर चाय बनाने चली गई। वहाँ खड़ी रहकर भी क्या फ़ायदा होता? चाय के बाद दोपहर का खाना भी उसे अकेले ही बनाना था, क्योंकि सासू माँ के अनुसार सिर्फ 2 रोटियों ही तो बढ़ानी थी। बाकी पालक पनीर, दही वड़ा, मेथी की सब्ज़ी, दाल फ्राई, जीरा राइस, सलाद, पापड़ से सब तो यूं ही बन जाते हैं। स्वाति के सिर में दर्द इतना था कि उसे दवाइयाँ लेनी ही पड़ रही थी। सब काम खत्म कर खाना पीना करा कर उसने रसोई साफ़ की और सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही बिस्तर पर लेट गई, गिर पड़ी। घर में ननद आ जाए और बहू अपने कमरे में सोती रहे, ये तो सास कभी गवारा नहीं होता। कमला देवी फिर से बड़बड़ाते हुए उसके कमरे में आ गई और बोली, शाम के लिए कुछ नाश्ता बना देना, मेरी बेटी बैठी इंतज़ार कर रही है। विनोद जी, दामाद जी आने वाले हैं। बहू, सुना ना तुमने? सो मत जाना चादर तान के। मैं और रेनू यहीं पास के मार्केट में जा रही हूँ, जल्दी से लौट आऊंगी। उसने उठकर दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर लेट गई। सोचा कुछ देर आराम कर पकौड़े बना दूंगी, शाम की चाय के साथ ठीक रहेगा। जैसे ही उसकी आँख लगी तब से किसी ने डोर बेल बजाई। उसने देखा तो
विनोद जीजा जी आए हुए थे। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चली आई। विनोद जी अंदर आए, बैठे और फिर रेनू को आवाज़ दी तो स्वाति ने बताया, माँ जी के साथ बाहर मार्केट गई हैं दीदी। विनोद ने कहा, आप क्यों अंदर छिप रही हैं? बाहर आ जाइए। ये पर्दा प्रथा माँ के सामने ही किया कीजिए, अभी ज़रूरी नहीं है। उसने मना किया कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं चाय बना देती हूँ। विनोद जी ने कहा, चाय तो रोज़ ही पीते हैं, कुछ बेस्वाद सा हो गया है। आज तो कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है, बना दीजिए। बिल्कुल फ्रेश कॉफ़ी। जी हाँ जी, मैं अभी बनाकर लेकर आती हूँ आपके लिए। परेशान क्यों होते हैं? मैंने कहा। वो कॉफ़ी लेकर बाहर आई, सिर पर पल्लू और हाथों में ट्रे। उसने टेबल पर रखी और अंदर जाने लगी तो विनोद जी ने कहा, लगता है कि आपको किसी ने बताया नहीं क्या कि अपने से बड़ों के पैर छूने चाहिए। बहू वापस आई और पैर छूने के लिए झुकी। विनोद जी ने उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, खुश रहिए हमेशा। अपनी पीठ पर हाथों का स्पर्श पाते ही वह झिझक सी गई और तुरंत पीछे हटी और अंदर चली गई। उसे कुछ ठीक न लगा, क्योंकि विनोद का उसकी पीठ पर हाथ फेरना, उसने सोचा शायद गलती से हाथ लग गया होगा। उसने पकौड़े के लिए प्याज काटना शुरू कर दिया। चलो फिर शाम के खाने में आलू के पराठे भी बनाने थे, इसलिए उसने आलू उबालने के लिए रख दिया। नहीं तो सासू माँ आते ही उसे 4 बातें फिर से सुनाएंगी। गैस ऑन कर दी। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई पीछे खड़ा है। वहाँ पलटी तो देखा पीछे विनोद जी खड़े थे। उसने पूछा, क्या हुआ जीजा जी, कोई काम आपको? वो घबराकर आंचल ठीक करते हुए घड़पड़ाती आवाज़ में पूछ बैठी, आप यहाँ? कुछ चाहिए आपको? बता दीजिए, मैं ले आती हूँ। विनोद मुस्कुराते हुए और पास आ गया और बोला, नहीं, मैं तो बस देखने आया था कि आप क्या चल रहा है किचन में, और बताइए कैसा चल रहा है ससुराल में? नवीन आपको खुश तो रखता है ना? बात करते करते विनोद ने अपने हाथों को बढ़ाकर उसकी कलाई की पकड़ लिया। उसने झट से हाथ पीछे खींच लिया। उसे समझ में आ गया था कि इस आदमी के इरादे नेक नहीं हैं। वो फिर से बोले, वैसे नवीन आपको कैसे खुश रखेगा? दिन भर तो ऑफिस में ही रहता है, ऊपर से उसके यूं टूर, आए दिन उसे कहीं ना कहीं जाना ही होता है। पर हमें देखिए, हमें एक बार कोई मुस्कुराकर कह तो दे कि ज़रा रुक जाइए। आज तो हमारे पैरों की इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो बाहर आ रुक भी करे। यकीन ना हो तो आप ही कहकर देख लीजिए। जिस दिन से मैंने आपको देखा है, ऐसे जिस तरह कुकर अपने अंदर उबलते आलू की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और सीटी देने के लिए व्याकुल था, ठीक उसी तरह उसका दिल भी उबाल मार रहा था। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि अपने अंदर उफनते तूफान को रोक कर रखे, क्योंकि ससुराल के रिश्तों में बहू को जवाब देने का हक कहाँ होता है। फिर भी वह रूखे शब्दों में बोल पड़ी, जी मुझे कोई शौक नहीं है किसी को रोकने का। आप जाइए और बाहर गेस्ट रूम में बैठिए। माँ जी और दीदी भी आती ही होंगी। बड़ी शातिर मुस्कान के साथ वो बोला कि लगता है आप माँ जी और रेनू से डर रही हैं। हाँ हाँ, चिंता ना करिए, वो बुरा नहीं मानेंगी। हमारा तो रिश्ता ही मजाक का है, ये तो आप भी जानती हैं। ओफो, ये आपकी रेशमी लटें हवा के साथ उड़कर एक बार चेहरे पर आ रही हैं। लगता है आपको बहुत परेशान कर रही हूँ। रुकिए, मैं इन्हें आपके गालों से दूर कर देता हूँ। ये कहकर विनोद ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसकी
हाथों को उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया, जैसे वो चेहरे को छूने की कोशिश कर रहा था। अब तो सारे रिश्ते एक तरफ और आत्मसम्मान एक तरफ। उधर कुकर प्रेशर ना झेल पाया और इधर स्वाति के लिए अब ये सब सहना मुश्किल हो रहा था। जोर की बजती सीटी के साथ उसने उसने भी विनोद के गालों पर जोर का एक थप्पड़ जड़ दिया। लाल लाल बड़ी बड़ी आंखों के साथ लंबी सांसें भरती रौद्र रूप का जीता जागता उदाहरण लग रही थी वह। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, विनोद को धक्का दे दिया। विनोद ने गाल पर हाथ रखते हुए गुस्से में अपना सामान उठाया और बाहर निकल गया। वह घर के बाहर जैसे ही निकलने वाला था कि ननद रेणु और कमला देवी दोनों पहुंच गए। सासू माँ ने कहा, अरे दामाद जी, बाहर कहाँ जा रहे हैं? चलिए आइए, अपने शाम को आने को कहा था तो हम थोड़ा बाहर चले गए थे। रेणु अपने पति विनोद की खुशी से अपनी चीज़ें दिखाने लगी। वो सारी चीज़ें जो उसने सामान मार्केट से लाया, उसने कहा, देखिए जी, दिखाने के साथ साथ कहते, ये देखो विनोद, माँ ने मेरे लिए ये अंगूठी ली है, कितनी सुंदर डिज़ाइन है इसकी, और ये पैजनी भी लिया जाए, देखो कितनी सुंदर आवाज़ है इसकी, छम छम आवाज़ से पूरा घर ही गूंज रहा है। रेणु ने सच ही तो कहा था, पूरा घर गूंज तो रहा था पर कुकर से नहीं बल्कि उसे जोरदार थप्पड़ से, जिसकी आवाज़ से विनोद को ही सुनाई दे रही थी। विनोद ने रेणु के हाथ से पैंजनी ली और दूर फेंक दी और वो अपनी पत्नी रेणु से गुस्से से बोला कि रेणु, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी गृहस्थी बनी रहे तो अभी के अभी इस घर से सारे नाते तोड़कर मेरे साथ चलो, वरना पड़ी रहो यहीं जिंदगी भर के लिए। रेणु विनोद की बातें सुन हतप्रभ थी। उसने विनोद से पूछा, आखिर हुआ क्या है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कमला जी की भी सांस अटक सी गई। बेटी का घर उजड़ने के नाम से ही उनकी चिंता बढ़ गई। वो हाथ जोड़कर अपने दामाद विनोद से कहने लगी, क्या हुआ दामाद जी, कुछ हमें भी बताइए। अगर कुछ गलती हुई हो तो हमसे बताइए बेटा जी, आप कुछ कहेंगे तो पता चलेगा ना, ज़रूर ये स्वाति ने ही कुछ किया होगा, अभी नादान है, बुरा मत मानिए। आप आइए ना, बैठिए, मैं अभी चाय बनवाती हूँ। नहीं पीना मुझे चाय। उसके हाथ का कुछ छूना भी पाप है मेरे लिए। पता नहीं नवीन ने क्या देखकर इससे पसंद किया था। इस औरत को ना बात करने का ढंग है, ना कोई सलीका है। इसके माँ बाप ने भी कुछ नहीं सिखाया है। कहाँ से ढूंढ लाई हैं आप ऐसी गिरी हुई औरत को? आपको पता भी है इसने क्या किया है? मुझे बहाने से अपने पास में बुलाया और उल्टी सीधी बातें करने लगी। मैंने इसे समझाया कि ऐसा वाहियात बातें मुझसे मत करो तो इससे इतना गुस्सा आया कि इसने मुझे तमाचा जड़ दिया। हाय राम, क्यों रे स्वाति, दिखा दी ना तूने अपनी औकात? निकल बाहर, कहाँ मुँह छुपाए बैठी है? कमला देवी ने बिना कुछ जाने स्वाति पर चिल्लाना शुरू कर दिया। दोनों माँ बेटी का पारा हाई हो गया। दोनों पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह दोनों गुस्से से फुफुआते कमरे से बाहर आई। पहले ननद रेणु अंदर गई और खींचकर उसे बाहर ले आई। बिना सच जाने ही उन्होंने उसे गुनगवार साबित कर दिया और उस पर हाथ उठाने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर उसने भी हाथ पकड़कर रोक दिया और कहा, मेरी कोई गलती नहीं है दीदी, इन्होंने ही मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की है। ये अपनी मर्यादा भूल चुके थे। मैंने इन्हें याद दिला दी। रेणु को अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने विनोद से कहा, सुनिए, ज़रा ज़ोर से पकड़िए इसे, अभी मैं इसके होश ठिकाने लगाती हूँ।
माँ ये पकड़ो मेरा दुपट्टा और कस कर बांध दो इसे। बहुत घमंड है ना अपनी सुंदरता पर। आज इस चेहरे को वो हाल करूँगी कि आईना देखकर ये खुद ही डर जाएगी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। स्वाति निर्दोष होने की गवाही देती रही पर कोई सुनने वाला नहीं था। सासू माँ ने दुपट्टा पकड़ा तो रेनू ने उसे पकड़ लिया पर दुविधा में पड़ गई। वह भी पूरी आस भरी निगाह से उनकी तरफ देख रही थी। सासू माँ उसके निर्दोष आंखों को अच्छी तरह पढ़ रही थी पर माँ का कलेजा क्या करता। माँ को तो अपनी ही बच्ची हमेशा सही लगते हैं। वो डगमगाते कदमों से धीरे धीरे स्वाति की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसके पति नवीन घर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उसके जीजा जी ने उसके पत्नी के दोनों हाथों को कसकर पकड़ा हुआ है और उसकी दीदी उसका पूरा साथ दे रही है। यह सब तमाशा देख नवीन सख्ते में आ गया और विनोद को दूसरी तरफ ढकेलते हुए स्वाति के हाथों को दुपट्टा के बंधन से मुक्त किया और उसे अपनी तरफ करते हुए गुस्से में कहा, माँ ये क्या हो रहा है? ये सब दीदी और जीजा जी क्या कर रहे हैं? माँ आप खड़ी होकर इनका साथ दे रही थी। यही करते हो आप लोग मेरी गैर मौजूदगी में? हिम्मत कैसे हुई आपकी जीजा जी, जो आप मेरी पत्नी को ऐसे बंधक बनाए रख खड़े हैं? कमला देवी अवाक से खड़ी रहकर बोली, क्या बताऊं बेटा? और रेनू ने चीखते हुए कहा, भाई पत्नी प्रेम में इतना बह गए हो कि कुछ और नहीं दिखता है। तभी उसके पति नवीन घर पहुंच गए। उन्होंने देखा उसके जीजा जी ने उसकी पत्नी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा हुआ है। उसकी दीदी ऐसे कहते कहते नवीन ने 2 बार इसी बात को दोहराया, तुम लोग का दिमाग खराब है, ये सब तमाशा क्यों कर रहे हो तुम लोग? तो जिसके बहन बोली रेनू कि क्या करूं, तुम अपनी बीवी के प्यार में इतने बह गए हो कि तुम्हें दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा है। तुम्हारी इस बदतमीज़ बीवी ने मेरे पति के ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ है। ऐसा थोड़ी होता है तुम्हारी पत्नी कुछ भी कहे और हम सब मान लें। अपनी बीवी को समझाओ, ऐसा किसी के साथ नहीं किया जा सकता है। इसने मेरे पति पर गलत लाछन लगाए हैं। तो नवीन बोला, मेरी बीवी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है स्वाति। तो रेनू ने चीखते हुए कहा, वाह भाई वाह, बड़ा बीवी पे कुछ और नहीं दिखता है। इसने कितनी गिरी हुई हरकत की है मेरे पति के साथ, तुम्हें पता भी है भाई? तो विनोद शक पकाते हुए बोला कि क्या? रेनू ने फिर वही सारी बातें दोहरा दी जो विनोद ने उसे बताया था। रेनू दीदी की बात सुनकर नवीन ने स्वाति की तरफ देखा और पास आकर उसका हाथ थाम लिया और तुम चिंता ना करो स्वाति, मैं अच्छे से जानता हूँ कहाँ तुम तो सपने में भी ऐसा नहीं कर सकती। फिर वो अपनी माँ की तरफ मुड़े और बोले, माँ आप तो जानती हो ना जीजा जी का स्वभाव, इन्हीं सब हरकतों की वजह से कई बार पिटते पिटते बचे हैं ये। और दीदी क्या तुम्हें नहीं पता इनकी हरकतें, इनकी असलियत? नवीन मैं सब समझ रही हूँ। स्वाति ने तुम्हें अपनी सुंदरता से मोह लिया है। बहुत घमंड है इसे अपनी सुंदरता पर, बहुत अहंकार है इसे अपने ऊपर। रेनू ने चिढ़ते हुए कहा। इतना सब सुनकर अब ये बातें स्वाति को बर्दाश्त से बाहर थी। वो बोली, बस दीदी आपका जो मन करे आप कहे जा रही हैं। मैं स्वाभिमानी हूँ, अहंकारी नहीं। आपको आत्मसम्मान और अहंकार में फ़र्क समझ आता नहीं है ना? मैं देखती हूँ कि कौन सही है, बताती हूँ आपको। अहंकारी वो होता है जो अपनी प्रत्येक चीज़ों पर घमंड करता है, उन्हें ही श्रेष्ठतम समझाता है और दूसरों की चीज़ों को तुच्छ या हीन। जैसे ही आप अपने पति के बारे में सोचती हैं
कई ऐब होने के बाद भी यही आपके लिए सर्वोपरि है और अपने अहंकार की वजह से ही आप अकारात्मक होती जा रही हैं। और स्वाभिमान वह होता है जो अपने चीज़ पर गर्व करता है, उन्हें श्रेष्ठ समझता है और दूसरों की भी इज्जत करता है। वो तुलना में लीन होकर बिना सही गलत जाने कोई भी फैसला नहीं लेता है। वो सही चीज़ों को सही से रखता है और गलत को सुधार कर सही को से चेष्टा रखता है। आप ही सोचिए कौन स्वाभिमान है और कोई अहंकारी। आपने तो सच तक जानने की कोशिश नहीं की और नतीजे पर आ गई। इनसे पूछिए ये क्यों आए थे किचन में, पैर छूने की शिकायत कर मेरे पीठ को छू रहे थे। इनकी बुरी नीयत थी, कभी हाथ तो कभी गाल। कैसे सहन करती मैं ये सब? आप ही बताइए, आप ही बोलिए। मेरे पति मुझे खुश रखते हैं या कैसे भी रखते हैं, इनको क्या मतलब है? सब कुछ बर्दाश्त है, पर कोई मेरी आत्मसम्मान पर उंगली उठाए ये कतई नहीं बर्दाश्त। और इन्होंने तो हाथ उठाया, कैसे चुप रहती? एक थप्पड़ तो बहुत कम था इनके लिए। अभी कहाँ दिमाग ठिकाने आया है होगा इनका। रेनू दीदी, आपको बहुत शौक है ना दिमाग सही करने का, तो इनका दिमाग क्यों नहीं सही किया आपने? किस बात का इंतज़ार कर रही हैं आप? समझ नहीं आता, बोलिए। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, पर अन्याय और गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। कई लोगों की भाषा में अभद्रता होती है, छलावा होता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हम भी उनकी तरह ही बने। पर चुपचाप अभद्रता को सहन करना भी सही नहीं। कोई मुझ पर लगातार बार बार उंगली उठाता रहे और मैं चुपचाप सुनती रहूं, तो ये मेरे आत्मसम्मान से छल होगा। अब तो हकीकत आपके सामने है। क्यों रेनू दीदी, बोलिए। नवीन ने भी ये सवाल अपनी बहन रेनू से किया। उसका साथ देते हुए कहा कि हाँ दीदी, बोलो ना, चुप क्यों हो? क्या अब भी तुम्हें स्वाति गलत लगती है? जीजा जी ही सही लग रहे हैं। तुम तो सब कुछ जानती हो ना कि इनके बारे में, फिर क्यों अपने मन को दिलासा देती रहती हो? कहीं का गुस्सा कहीं निकालती हो। अब तो देख, आंखें खोलो दीदी। अहंकार में चूर रेनू को सही गलत से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम्हारी बेटी और दामाद की इतनी बेइज्जती हो रही है और तुम चुपचाप सुन रही हो। इसे अभी के अभी ये घर छोड़कर चली जाने को कहो। कमला देवी ने अपनी बेटी और दामाद की गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने अपनी बेटी रेनू से लंबी सांस भरते हुए कहा कि घर छोड़कर तो तुम दोनों को जाना चाहिए रेनू। गुनाह दामाद जी ने किया है, स्वाति ने नहीं, इसलिए दामाद जी को मिलनी चाहिए। और यह कहकर या घर छोड़कर तुम दोनों जाओगे। मैं ही बेटी के प्यार में अंधी होकर दामाद जी के गलत होने पर भी अपनी बहू को गलत समझती रही, तुम्हारे साथ दे रही थी। इतना कहकर कमला देवी ने अपनी बहू स्वाति से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बहू, मैं गलत थी। रेनू बौखला सी गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, स्वाति ने सीधे शब्दों में उसे समझा दिया कि आप माँ जी से सवाल जवाब ना करें और अगर अपना परिवार बनाए रखना चाहती हैं तो अभी के अभी चुपचाप यहाँ से चली जाइए। बाद में क्या होगा, बाद में क्या करना है, हम बाद में ही देखेंगे। अभी आपका जाना ही बेहतर होगा, हमारे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि मैं चाहूँ तो इन्हें गिरफ्तार भी करवा सकती हूँ और मेरा दिल भी मुझे इस बात की पूरी इजाज़त देता है, क्योंकि स्वाभिमान को किसी का डर नहीं होता। अहंकार तो एक दिन घुटने टेक ही लेता है, पर स्वाभिमान पूरी ज़िंदगी हमारी शान बनकर हमारा सिर ऊंचा किए रहता है। जो अहंकार में चूर हो उसे कहा
कुछ समझ आता है। भला अपना सा मुँह लेकर रेनू और विनोद दोनों वहाँ से चले गए। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि अपना स्वाभिमान बनाए रखिए। आपकी इज्जत आपके हाथ में है। कोई आप पर कीचड़ उछाले तो उसका स्वागत ना करिए, बल्कि उसे मुंह तोड़ जवाब दीजिए। रेनू जैसे तुच्छ विचार वाले लोग आपको जगह जगह मिलेंगे, जो आपके स्वाभिमान को तोड़ने के लिए तत्पर रहेंगे, पर ऐसे लोगों को इतना हौसला बढ़ाने जैसे हैं। इसलिए अब और ना सहिए और चुप ना रहिए, उठिए, अपना आत्मसम्मान बढ़ाइए और सही गलत को पहचानिए और स्वाभिमान बनाइए, अहंकारी नहीं। आप ही अपना हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, सही गलत का फैसला कर सकते हैं। हमेशा सही के साथ खड़े रहना चाहिए, गलत का विरोध करना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।